शाम तक कोई ग्राहक नहीं बचता था। दिन में उसकी मां सुजाता कुलकर्णी अपने मायके गई हुई थी, इसलिए वो वहां नहीं थी। शाम होने पर जब वो अपने घर से लौटीं तो उन्होंने कुछ घरेलू व्यंजन बनाए और परिवार छोटे से आंगन में बैठकर खाना खाने लगा। पहाड़ी हवा धीरे धीरे बह रही थी, तारे चमक रहे थे, सिकाड़ा गा रहे थे और कीड़े मकोड़े चहचहा रहे थे। एक परिवार अपने आंगन में एक छोटी सी लकड़ी की मेज के चारों ओर खाना खाने के लिए इकट्ठा हो रहा था, जो असाधारण गर्मजोशी का एहसास करा रहा था। देवांश, तुम बचपन से ही समझदार और काबिल भी रहे हो। आमतौर पर मां को चिंता नहीं होती, लेकिन ये सोचकर कि तुम कभी अकेले शहर नहीं गए, मेरा दिल अब भी बेचैन हो रहा है। एक बार जब तुम शहर आ जाओ तो अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और भविष्य में किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश करना। खाना खाते हुए सुजाता अपनी चिंता जाहिर करने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे याद आया कि उसका बेटा कल मालगुडी जिले के लिए रवाना होगा। एक मां की चिंताएं उसके बेटे के साथ हजारों मील की दूरी तय करती है। मां, चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। देवांश को अकेले मालगुडी जिले जाने की कभी चिंता नहीं हुई थी, लेकिन अपनी मां का चिंतित चेहरा देखकर उसकी नाक में एक सिहरन सी महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, सुजाता ने सिर हिलाया, फिर बोली, क्या तुम बाहर किराए पर कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग की वजह से स्कूल के छात्रावास में रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हारे दादाजी के घर गई थी और उनसे तुम्हारे बड़े चाचा को बुलाने के लिए कहा था। तुम्हारी बड़ी चाची चाहे कैसी भी हो, तुम्हारे बड़े चाचा तो हमारे ही रिश्तेदार हैं और उनके घर पर रहना बाहर रहने से बेहतर है। मां, आप क्या कर रही है? क्या आप चाहती है कि मुझे अपनी बड़ी बुआ से और तिरस्कार सहना पड़े? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उनके घर क्यों रहूं? ये सुनकर देवांश तुरंत नाराज हो गया। उसके नाना के 3 बेटे और 2 बेटियां थी और वो संपन्न था। सुजाता सबसे छोटी थी और लड़की होने के बावजूद उसने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। उस जमाने में सुजाता की उम्र की किसी लड़की के लिए हाई स्कूल जाना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। उसे शहर या मालगुडी जिले में कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी, लेकिन एक संयोगवश सुजाता की मुलाकात शंकर कुलकर्णी से हुई। वो उसे पसंद करने लगी और गरीब कुलकर्णीवाड़ी में शादी करने पर अड़ गई। इस तरह सबसे छोटी सुजाता कुलकर्णी परिवार की सबसे कम अनुकूल परिस्थितियों वाली सदस्य बन गई। ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, सब अपनी पसंद का मामला है और हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। हालांकि उसके दादा की तरफ से उसके सबसे बड़े चाचा की पत्नी एक आम घमंडी थी। चूंकि वे दोनों जिले में काम करते थे, इसलिए वो उनके परिवार को नीची नजर से देखती थी। जब देवांश छोटा था तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक बार जब उसे ये बातें समझ में आ गई तो उसे अपनी बड़ी चाची से नफरत होने लगी। बेटे, भले ही तुम्हारी बड़ी चाची अच्छी न हो, फिर भी वो तुम्हारी चाची ही है। तुम उनसे इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? सुजाता ने डांटा और उसने शंकर को एक गहरी नजर से देखा भी। तुम जानते हो, हमारा देवांश हमेशा से ही दूसरों से ज्यादा समझदार रहा है और अब वो 16 साल का हो गया है। पहले तो वो अपना परिवार और व्यवसाय स्थापित कर सकता था, इसलिए उसे अपने लिए कोई घर किराए पर लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वो अपने बड़े चाचा के घर पर नहीं रहना चाहता, तो चलो इसे छोड़ देते हैं ताकि तुम्हारे भाई को कोई मुश्किल न हो, शंकर ने हिचकिचाते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को अपने बड़े भाई के परिवार से वैसा ही बेरुखी भरा व्यवहार सहना पड़े जैसा उसने सहा। सुजाता ने शंकर को अपने बेटे का बचाव करते देखा और गुस्सा होने ही वाली थी कि तभी गांव की दुकान से देवेंद्र की आवाज आई, जो चाची सुजाता को बुला रहा था। उसने कहा कि उसके लिए फोन आया था। 90 के दशक में टेलीफोन लगवाना सस्ता नहीं था और हर घर इसे लगवाने को तैयार नहीं था। खासकर कुलकर्णीवाड़ी जैसे छोटे पहाड़ी गांव में गांव के मुखिया के अलावा
सिर्फ गांव की दुकान में ही एक फोन होता था, और जाहिर है वो भी पैसे कमाने के लिए। ये देखकर कि उसके लिए फोन आया है, सुजाता ने अपने मन के गुस्से को कुछ देर के लिए दबा लिया और फोन उठाने के लिए उठ खड़ी हुई। ठीक है, तुम जाकर अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लो, लेकिन हर बात का ध्यान रखना। फोन से लौटने के बाद सुजाता का चेहरा कुछ परेशान लग रहा था। क्या तुम्हारे भाई ने फोन किया था? शंकर ने सावधानी से पूछा। सुजाता ने सिर हिलाया। अपनी मां को सिर हिलाते देखकर देवांश समझ गया कि शायद उसके बड़े चाचा उसकी चाची को मना नहीं पाए होंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसके पिताजी कुछ गलत न कह दे। इसलिए उसने झट से अपने पिताजी का पैर मेज के नीचे पटक दिया और उसके पिताजी का खुला मुंह फिर से बंद हो गया। इस तरह इस छोटे से अंतराल के कारण रात के खाने का माहौल कुछ हद तक शांत हो गया, जब तक कि बाद में धीरे धीरे हंसी फिर से नहीं लौट आई। अगली सुबह देवांश कुलकर्णी अपना सूटकेस लेकर उस मिनी बस में सवार हो गया जो देहात और शहर के बीच चलती थी। कुलकर्णीवाड़ी दरअसल सूर्यनगढ़ जिला शहर से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 40 किलोमीटर दूर, लेकिन चूंकि वहां पूरी तरह से पहाड़ी सड़कें थी और उस समय सड़कें आज जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए देवांश को सूर्यनगढ़ जिला शहर पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया और रास्ते में कई बार रुकना पड़ा। देवांश पहले भी अपने माता पिता के साथ 2 बार जिला शहर जा चुका था। हालांकि वे यात्राएं हमेशा एक उद्देश्य से होती थी और जैसे ही उनका काम खत्म होता वे निकल पड़ते थे। उन्होंने जिले के कस्बे में कभी रात नहीं बिताई थी, खेलना तो दूर की बात थी, लेकिन इस बार वो यहां पढ़ाई और रहने आया था और अगले 3 सालों तक वो अपना ज्यादातर समय यहीं बिताएगा। आज शनिवार था और असल में मालगुडी जिला नंबर 1 हाई स्कूल में दाखिला लेने का आधिकारिक दिन नहीं था। देवांश 2 दिन पहले ही आ गया था, क्योंकि उसे स्कूल शुरू होने से पहले किराए पर जगह ढूंढनी थी। अपना सूटकेस लिए वो बस अड्डे पर खड़ा हो गया और जिले के कस्बे की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया। फिर सूर्य की दिशा की ओर चल पड़ा। पूर्व दिशा लकड़ी की है और बस अड्डे से ऊपर देखने पर एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई दे रही थी, जो पेड़ों से भरपूर थी। आसपास की हवा अपेक्षाकृत ताजा और लकड़ी की खुशबू से भरपूर होनी चाहिए, जिससे ये उसके लिए खेती करने के लिए कुछ हद तक उपयुक्त जगह होगी। बेशक इसकी तुलना श्वेतागिरी पहाड़ी से नहीं की जा सकती थी। अपना सूटकेस उठाए वो सड़कों पर पूर्व की ओर चल पड़ा। उस समय सड़कें आज जितनी चौड़ी नहीं थी और सड़क के दोनों ओर की इमारतें लगभग 4 या 5 मंजिला थी। ऊंची इमारतें तो दुर्लभ ही दिखती थी। कारें अब भी दुर्लभ थी, इसलिए सड़कें ज्यादातर लोगों और साइकिलों से भरी रहती थी और इक्का-दुक्का गाड़ियां भी कम ही दिखाई देती थी, जिसका मतलब था कि यातायात की स्थिति अच्छी थी। हालांकि ये सब सापेक्षिक था। देवांश ज्यादा देर तक चला ही नहीं था कि उसने एक युवती को यामाहा मोटरसाइकिल से रास्ता रोकते देखा। उस युवती ने चोटी बांधी हुई थी, ऊपर सफेद कैजुअल टी शर्ट और नीचे डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थी। वो लगभग 165 सेंटीमीटर लंबी थी, काफी लंबी। सिर्फ उसका कद ही सबका ध्यान खींचने के लिए काफी था। उसके मासूम चेहरे पर सहज आकर्षण की झलक तो थी, ध्यान आकर्षित किए बिना रहना मुश्किल था। श्रुति, ये बाइक तो कमाल की है ना? चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी ने श्रुति देशमुख से गर्व से कहा। उसकी नजरें कभी कभी उसकी छाती और लंबी टांगों पर पड़ जाती। 90 के दशक में मोटरसाइकिलें युवाओं के बीच धन और शालीनता का प्रतीक थी, जो सड़क पर गुजरते हुए कई युवाओं की ईर्ष्या भरी नजरों से साफ जाहिर होता था। कुछ लड़कियां तो श्रुति को ईर्ष्या भरी नजरों से देखती थी, मानो वे हीरोइन होती। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, श्रुति ने कहा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और फिर वो वहां से चली गई। लेकिन वो मुश्किल से कुछ कदम ही चली थी कि वो आदमी उसके पीछे दौड़ा और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अरे
रोहन मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? श्रुति को उम्मीद नहीं थी कि रोहन सीधे आकर उसका हाथ पकड़ लेगा। वो कुछ चौंक गई और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, साथ ही चिल्लाने लगी, श्रुति देशमुख, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। रोहन मल्होत्रा जिस लड़की का पीछा करना चाहे वो उसके बिना नहीं रह सकती। आज तुम शायद मेरे साथ घूमने न जाना चाहो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। रोहन ने श्रुति का हाथ बिना छोड़े पकड़े हुए कहा। उसके चेहरे पर धौंस का भाव था। रोहन मल्होत्रा, छोड़ो, श्रुति चिल्लाई। हालांकि रोहन ने श्रुति की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी भौहें सिकोड़कर इधर उधर देखते हुए कहा, क्या देख रही हो? क्या तुमने किसी जोड़े को झगड़ते नहीं देखा? आसपास के लोगों ने देखा कि रोहन कितना उग्र था, और ये भी कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था, और दोनों के बीच बातचीत से साफ जाहिर था कि वे एक दूसरे को जानते थे। इसलिए किसी ने बीच में बोलने की हिम्मत नहीं की। रोहन मल्होत्रा, कमीने, तुम्हारा जोड़ा कौन है? श्रुति ने यह देखकर कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही है, अपना दूसरा हाथ रोहन को मारने के लिए उठाया, लेकिन उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, झगड़ा तो आत्मीयता है, डांटना तो प्यार है। तुम मुझे मारना भी चाहती हो तो क्या हम जोड़े नहीं हैं? श्रुति ने देखा कि रोहन उसके हाथ पकड़कर उसे इस तरह चिढ़ा रहा है, और वो इतनी गुस्से और बेचैनी में थी कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे बड़े आदमी, दिन दहाड़े एक लड़की को इस तरह धमकाना, क्या ये थोड़ी बेशर्मी नहीं है? श्रुति की आंखों में आंसू बह रहे थे। तभी एक सादे कपड़े पहने साफ साफ देहाती लड़का एक थैला लिए उसके पास आया। उसने रोहन के कंधे पर थपथपाया, बर्फ जैसे सफेद साफ दांत दिखाए, और मुस्कुराते हुए पूछा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि देवांश कुलकर्णी था, जो हाई स्कूल पढ़ने के लिए जिले के कस्बे में आया था। साले, तुम तो एक देहाती गवार हो जिसके बाल अभी पूरे नहीं हुए हैं, और मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। जीने से थक गए हो, दफा हो जाओ। रोहन ने अपना सिर घुमाया, देखा कि यह साफ तौर पर एक देहाती लड़का था जो उसके काम में दखल देने की हिम्मत कर रहा था, और गुस्से में उसने श्रुति का एक हाथ छोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसे एक थप्पड़ मारा। लेकिन जैसे ही रोहन का हाथ ऊपर उठा, एक थप्पड़ की आवाज आई। जैसे ही देवांश ने उसकी कलाई पकड़ी, उसे लगा जैसे उसकी कलाई पर बर्फ जैसे ठंडे लोहे के चिमटे ने जकड़ लिया हो, जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो फौरन चीख पड़ा, बेटे छोड़ दे, तू मुझे मार डालेगा। रोहन चिल्लाया, जबकि उसने श्रुति का दूसरा हाथ छोड़ दिया था और देवांश पर एक मुक्का मारा। हालांकि उसका मुक्का आधा ही लगा था कि देवांश ने उसकी कलाई फिर से पकड़ ली। तुम किसके पापा हो? फिर से पुकार कर देखो क्या होता है। देवांश को ऐसे लोगों से नफरत थी जो हमेशा उसके सामने खुद को पापा कहते थे। उसका चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ गया और उसने अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, मुझे छोड़ दे। दोनों हाथों में दर्द के साथ रोहन ने आखिरकार अब और घमंड करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से गिड़गिड़ाया। देवांश कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था, इसलिए रोहन को रहम की भीख मांगते देख उसने उसका हाथ छोड़ दिया। धिक्कार है। जैसे ही देवांश ने उसे छोड़ा, रोहन ने तुरंत अपना घमंड वापस पा लिया, कार से बाहर निकला और देवांश पर एक जोरदार लात मारी। सावधान रोहन मल्होत्रा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? श्रुति ने रोहन को देवांश को लात मारने के लिए पैर उठाते देखा और सदमे और गुस्से से चिल्लाई, लेकिन श्रुति की आवाज बंद होने से पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ। देवांश ने पहले ही रोहन के पेट पर लात मार दी थी, जिससे उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वो आगे की ओर झपटा और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत श्रुति की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपने छोटे से चेरी जैसे मुंह को अपने जेठ जैसे हाथ से ढक लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन
जमीन पर गिर पड़ा है। ये दृश्य देख रहे कुछ लोग भी बहुत हैरान हुए, क्योंकि शरीर के आकार या उम्र के लिहाज से रोहन बड़ा लग रहा था। फिर भी लात से गिरा रोहन ही था। अच्छा लात मारी, लेकिन जल्द ही किसी ने चिल्लाकर कहा। हालांकि इन लोगों ने रोहन को मोटरसाइकिल चलाते, लंबे और घमंडी अंदाज में देखा, फिर भी उन्होंने मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब कोई उसे सबक सिखाने के लिए आगे आया तो उन्होंने तालियां बजाने में कोई कसर